और अब हमने अगस्त की कंप्लीट ये जो करंट अफेयर कर ली है और अब हम करेंगे सितंबर की करंट अफेयर। और पहला प्रश्न है, किन जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला के 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम और नूह जिले की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसमें 10,000 एकड़ में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना, नूह और गुरुग्राम। और इसके बारे में कुछ खास तथ्य है। अरावली पर्वत श्रृंखला एक सांस्कृतिक धरोहर है जहाँ पक्षियों, वन्य प्राणियों, तितलियों आदि की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। और कुछ वर्षों पहले करवाए गए सर्वे के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला में पक्षियों की 180 प्रजातियां, मेमल्स अर्थात स्तनधारी वन्य जीवों की 15 प्रजातियां, रेप्टाइल्स अर्थात जमीन पर रेंगने वाले और पानी में रहने वाले प्राणियों की 29 प्रजातियां तथा तितलियों की यहाँ पर 57 प्रजातियां विद्यमान है। वही तो कहाँ पर बनेगा? 10,000 एकड़ में गुरुग्राम और नूह जिले में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किस विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षर किए वही हरियाणा ने। उसकी मदद से हरियाणा में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना होगी। और इससे अगला प्रश्न है, मोबाइल में इकट्ठी की खबरों के कटिंग के लिए किस हरियाणा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? जो दिनेश दिनकर हैं उनका नाम हुआ है इंडिया बुक ऑफ में रिकॉर्ड, क्योंकि उन्होंने 84,000 ई पेपर कटिंग को अपने मोबाइल में इकट्ठा कर रखा है वही। और ये कहाँ से हैं? ये हरियाणा के सोनीपत के गांव भोगीपुर से हैं वही, भोगीपुर से हैं, सोनीपत के हैं दिनेश दिनकर। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस विभाग द्वारा 30 सितंबर तक विशेष पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 30 सितंबर तक विशेष पोषण माह का आयोजन किया गया है। और इससे अगला प्रश्न है, प्रदेश में सितंबर 2022 तक कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो ये करंट का है, याद रखना, 6226। हरियाणा प्रदेश में सितंबर 2022 तक 6226 ग्राम पंचायतें हैं। और प्रदेश में फिलहाल 62,040 पंच हैं। और पंचायत समिति की सीटों की संख्या 3,086 है। और जिला परिषद की सीटों की संख्या 411 है। तो जिला परिषद 411 हरियाणा में सीटों की संख्या, और 3,086 पंचायत समिति की सीट हैं। और पंच कितने हैं? 62,040। और हरियाणा में ग्राम पंचायत कितनी है? ये हैं 6226, याद रखना। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन किसे बनाया? ये राजेंद्र लितानी को बनाया वही। ऐसे टिक बनाकर याद रखना कि कपड़ों को हम क्या कहते हैं? ये खादी से कपड़े बनाए जाते हैं और ग्राम उद्योग है कपड़ों को हम हरियाणवी भाषा में क्या कहते हैं? लत्ते। तो इन्हें लितानी लत्ता इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं ट्रिक बनाकर कुछ कोई भी। राजेंद्र लितानी को हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। और नरवाणा से जजपा विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा को हरियाणा खाद्य एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है, वही याद रखना। अब किसे चेयरमैन बनाया गया है? राजेंद्र लितानी को बनाया, वही राजेंद्र लितानी, याद रखना। रामनिवास सुरजाखेड़ा को हटा दिया है, राजेंद्र लितानी को बना दिया है वही। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के किन 2 नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई है? तो ज्योति बेंदा और राजेंद्र कुमार धीमान है वही। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में हरियाणा लोक सेवा आयोग के 2 नए सदस्यों ज्योति बेंदा और राजेंद्र कुमार धीमान को पद की निष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई है वही। ये याद रखना कौन है? ज्योति बेंदा हैं और राजेंद्र कुमार धीमान हैं, जिन्हें हरियाणा लोक सेवा आयोग में शपथ दिलाई गई है। और इससे अगला प्रश्न है, कौन हरियाणवी है जो उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 36 किलोमीटर की स्विमिंग करने वाले एशिया का पहला पैरा तैराक बना है? पैरा तैराक कौन बना है? तो मनजीत सिंह बने वही। झज्जर जिले के गांव दुब्बड़धन के निवासी हैं जो दिव्यांग खिलाड़ी मनजीत सिंह ने तैराक में अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट में 36 किलोमीटर लंबे नॉर्थ चैनल को पार कर दिया है। और इसी के साथ मनजीत उत्तरी आयरलैंड से स्कॉटलैंड तक 36 किलोमीटर सी स्विमिंग करने वाले एशिया का पहला तैराक बन गया है वही है। और इससे अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक।
याद रखना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 2022 का आयोजन कब से कब होगा? ये होगा 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक होगा। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। याद रखना 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक। और इससे अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो राखीगढ़ हिसार में बनाया जाएगा। याद रखना नारनौंद उपमंडल में है राखीगढ़ी, ये भी याद रखना, हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल में है राखीगढ़ी और यहाँ पर बनेगा हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। राष्ट्रीय स्तर का नहीं, अब ये दुनिया का ही सबसे बड़ा होगा। यह वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती बताई जा रही है हरियाणा, ये हमारे देश में। और इससे अगला प्रश्न है, एनटीपीसी अपने कहाँ स्थित प्लांट में एफजीडी सिस्टम लगा रहा है? तो झाड़ली में जो प्लांट है एनटीपीसी का, वहाँ पर ये एफजीडी सिस्टम लगा रहा है, वही याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, आगजनी से निपटने को हरियाणा के कितने स्कूलों में अग्नि शमन यंत्र लगाए जा रहे हैं? तो ये कितने स्कूलों में लगाए जा रहे हैं? 14,469 स्कूलों में आग से निपटने के लिए 14,469 में लगाए जा रहे हैं। और इससे अगला प्रश्न है, कौन हरियाणवी जी टीवी के शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम की विजेता बनी है? तो ये जी टीवी है, इसमें डांस इंडिया डांस सुपर मॉम बनी है भाई वर्षा बुमराह। हिसार जिले के हसी शहर की वर्षा बुमराह ने जी टीवी के शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम की विजेता बनकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो कौन है सुपर मॉम? यह वर्षा बुमराह है भाई। हिसार जिले के हंसी की रहने वाली हैं वर्षा बुमराह। और इससे अगला प्रश्न है, इस हरियाणवी ने माउंट फ्रेंड, ये जो माउंट फ्रेंडशिप है पर 100 मीटर लंबा तिरंगा लहराया है? तो सुरेंद्र शर्मा ने लहराया है 100 मीटर का, सुरेंद्र शर्मा ने लहराया है। और सुरेंद्र कहाँ से है? सुरेंद्र शर्मा है सिरसा जिले से, सुरेंद्र सिरसा से हैं, सिरसा जिले के डींग निवासी हैं भाई, डींग निवासी हैं सिरसा, ये सिरसा जिले के सुरेंद्र। और इन्होंने 100 मीटर लंबा माउंट फ्रेंड पिक पर तिरंगा फहराया है। और इससे अगला प्रश्न है, एचयू के किस छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अक्षय मेहता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के छात्र हैं अक्षय मेहता। उनको 2020-21 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कौन है? अक्षय मेहता है वही एचयू के छात्र जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत, अक्षय मेहता को 2020-21 के लिए। और अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 तक किसका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है? तो ये बनाया जाएगा गुरु सुदर्शन जी महाराज का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अप्रैल 2022 तक गुरु सुदर्शन जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और हरियाणा सरकार संत महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार प्रसार योजना चला रही है। मुख्यमंत्री ने रोहतक में माता दरवाजा चौक से बाबरा चौक तक के मार्ग का नाम गुरु सुदर्शन जी महाराज के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। तो याद रखना इसका शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा गुरु सुदर्शन जी महाराज का मनाया जाएगा भाई, गुरु सुदर्शन जी महाराज का, अप्रैल 2023 तक। और इससे अगला प्रश्न है, किस जिले में राज्य स्तरीय विरासत सांझी उत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस जिले में राज्य स्तरीय विरासत सांझी उत्सव का आयोजन किया गया है? ये कुरुक्षेत्र में वही। सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग हरियाणा और कला एवं संस्कृति कार्यक्रम विभाग तथा कला परिषद के सहयोग से कुरुक्षेत्र के विरासत हेरिटेज विलेज में राज्य स्तरीय विरासत सांझी उत्सव का आयोजन किया गया है। और सांझी लोक सांस्कृतिक परंपराओं का त्यौहार भी है वही। तो याद रखना किस जिले में राज्य स्तरीय ये सांझी का उत्सव हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था वही। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में पहली बार गुरुकुल ये कीड़ा है उसका आयोजन किस जिले में हुआ था? ये अम्बाड़ा में हुआ था वही। सांझी का उत्सव तो हुआ था कुरुक्षेत्र में, और जो गुरुकुल ये कीड़ा उसका आयोजन हुआ था अम्बाड़ा में। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा वीर शहीदी दिवस के अवसर पर प्रदेश में पहली बार गुरु के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 23 व 24 सितंबर 2022 को महर्षि कात्यायन शिवालिक गुरुकुल अलियासपुर अम्बाड़ा में किया गया था। भाई याद रखना ये जो गुरुकुल है वो है महर्षि कात्यायन शिवालिक गुरुकुल अलियासपुर का, और अम्बाड़ा में किया गया था। और हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन है? डॉक्टर दिनेश शास्त्री हैं, वही इंपॉर्टेंट पर्सन है।
और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? ये जींद जिले में। रेलवे की ओर से हरियाणा के जींद जिले में देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट स्थापित किया जाएगा और यह गैस प्लांट 2000 मीटर क्षेत्र में लगाया जाएगा। तो याद रखना, रेलवे की ओर से किया जाएगा और जींद जिले में हाइड्रोजन प्लांट का इसकी स्थापना की जाएगी। देश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट होगा ये, जींद जिले में होगा और 2000 मीटर क्षेत्र में लगाया जाएगा रेलवे की ओर से। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के जीडीपी में पर्यटन का कितने % योगदान है? तो हरियाणा के जीडीपी में 0.3% योगदान है और देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की 10% भागीदारी है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में पर्यटन की भागीदारी सिर्फ 0.3% है और देश में 10% है। तो हरियाणा में बहुत ही कम भागीदारी है पर्यटन की, 0.3%। इससे अगला प्रश्न, हरियाणा के किस शहर में भीमेश्वरी माँ की मूर्ति तो एक है पर मंदिर 2 हैं? तो ये बेरी में है। झज्जर जिले में बेरी में एक ऐसा बेरी एक ऐसा ये स्थान है अनोखा जहाँ पर भीमेश्वरी की मूर्ति तो एक है पर मंदिर 2 हैं। माँ भीमेश्वरी देवी की मूर्ति को सुबह 5 बजे बाहर वाले मंदिर में लाया जाता है और दोपहर 12:30 बजे पुजारी गोद में उठाकर शहर के अंदर वाले मंदिर में ले जाते हैं। और मान्यता है कि माँ का मंदिर जंगलों में था तो दुर्वासा ऋषि ने माँ से विनती की कि वे आश्रम में आकर भी रहें। तब से 2 मंदिरों की परंपरा चल रही है। ऋषि दुर्वासा रोजाना दुबलधन गांव से आरती के लिए सुबह शाम बेरी आते थे और तभी ये दोनों टाइम आरती व भोग की परंपरा है। यह मंदिर महाभारत काल से है और मान्यता है कि माँ की मूर्ति को भीम पाकिस्तान के हिंगलाज पर्वत से लाए थे। कहाँ से लाए थे? भीम पाकिस्तान के हिंगलाज पर्वत से लाए थे वही। और इससे अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हरियाणा हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना को स्वीकृति दी है? तो हरियाणा राज्य ने दी है। हरियाणा सरकार ने हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों और हेलीपैड सहित विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए हरियाणा हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना को स्वीकृति दी है। इस निगम की स्थापना का उद्देश्य हरियाणा के एकीकृत जो हिसार में एकीकृत उड्डयन केंद्र है उसकी स्थापना करना और उसका संचालन करना है वही। और इससे अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट हरियाणा के किस शहर में लगती है? तो किस शहर में लगती है? अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जो लगती है। इस मार्केट में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इस कपड़ा मार्केट में देश के अलग अलग राज्यों से स्टॉक आता है। और हमारे एशिया की सबसे कपड़ा मार्केट कौन सी बताई गई है? ये बताई गई है शौरी मार्केट रोहतक की। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहाँ पर लगती है? तो ये लगती है अम्बाला में। तो ये प्रश्न आप ध्यान रखना, इनके बारे में अच्छे से सर्च करना। और अगला प्रश्न है, सरकारी स्कूलों के बच्चों का हिंदी व अंग्रेजी उच्चारण ठीक करने को कौन सा मेला लगाया जा रहा है? तो रीडिंग मेला लगेगा। जो भी सरकारी बच्चे हैं, ना तो अब कोई भी हमारे देश में हिंदी अच्छे से बोल पाता है और ना ही अंग्रेजी का उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं, तो हम मिश्रित बोली बोलते हैं, एक टाइप से खड़ी बोली, जिसमें हम ना तो हिंदी का उच्चारण सही है हमारा और ना ही इंग्लिश का। तो रीडिंग मेला लगाया जाएगा भाई हरियाणा के स्कूलों में। और इससे अगला प्रश्न है, 5वीं भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो वही 10 पुरस्कार जीते हैं। 5वीं भारतीय सांकेतिक प्रतियोगिता में हरियाणा ने 10 पुरस्कार जीत लिए। क्रम में 5वीं थी और हरियाणा ने 10 पुरस्कार जीते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये मनोज बंसल को बनाया गया है भाई। हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन में सर्वसम्मति से मनोज बंसल को अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही अधिवक्ता SK सिंह को चेयरमैन चुना गया है। तो याद रखना, हरियाणा बॉल जो बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मनोज बंसल को बनाया है। और हरियाणा बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन में सर्वसम्मति से मनोज बंसल को अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही अधिवक्ता SK सिंह को चेयरमैन चुना है। तो याद रखना, मनोज बंसल को क्या चुना है? बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष। और इसके साथ ही अधिवक्ता SK सिंह को चेयरमैन चुना है। बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष मनोज बंसल को चुना, याद रखना, बॉल का अध्यक्ष बंसल को चुना है। बॉल बैडमिंटन बंसल, मनोज बंसल। और इससे अगला प्रश्न है, और इसके चेयरमैन कौन है? अधिवक्ता SK सिंह, याद रखना, चेयरमैन SK सिंह हैं और अध्यक्ष ये मनोज बंसल हैं। और इससे अगला प्रश्न है, कौन हरियाणवी हॉकी इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं? तो सुनील मलिक बने भाई। सोनीपत के हैं सुनील मलिक कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत के सुनील मलिक हॉकी इंडिया में ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं, याद रखना।
हॉकी इंडिया में ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं हॉकी इंडिया में। और इससे अगला प्रश्न है, भगवान लक्ष्मी नारायण की लेटी प्रतिमा हरियाणा के किस गांव के मंदिर में स्थित है? तो ये शेष साई गांव में है भाई। जो हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर पलवल जिले के शेष साई गांव के पास है। कहाँ पर है? पलवल जिले के शेष साई गांव के पास करीब 1000 साल पुराना भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और भगवान लक्ष्मी नारायण की लेटी प्रतिमा जगन्नाथपुरी में है या गांव शेष साई के मंदिर में है। दो ही जगह पर है भगवान लक्ष्मी नारायण की लेटी प्रतिमा, या तो जगन्नाथपुरी में है और या शेष साई के मंदिर में है। और मंदिर के प्रांगण में जया एकादशी के दिन विशाल मेला लगता है और लोग उस तालाब में स्नान करते हैं। बताया जाता है कि आज भी क्षीर सागर का पानी जया एकादशी के दिन अपने आप रात में के समय सफ़ेद और दूध जैसा हो जाता है वही। तो ये भगवान लक्ष्मी नारायण की लेटी प्रतिमा किस गांव में? शेष साई गांव में। और शेष साई गांव कहाँ पर है? ये है पलवल जिले में। तो याद रखना, पलवल जिले में शेष साई गांव, वहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण की लेटी प्रतिमा है। और इससे अगला प्रश्न है, पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका क्या है? श्री गुरु नानकपुर। जो भी बाबर थे वो गुरु नानक जी को बहुत मानते थे और इसीलिए इसका नाम क्या किया गया है? गुरु नानकपुर, क्योंकि गुरु नानक हमारे आध्यात्मिक गुरु थे और बाबर से ज़्यादा परिचित मुझे ये बाबर है वो उनको बहुत मानते थे, बेशक उनका धर्म अलग अलग हो। तो बाबर के समकालीन थे गुरु नानक। तो याद रखना, हरियाणा सरकार ने पानीपत के गांव बाबरपुर का नाम बदलकर श्री गुरु नानक करने की मंजूरी प्रदान की है। और पानीपत शहर के में स्थित ऐतिहासिक पहली पातशाही गुरुद्वारे में माथा टेकने आए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की कि प्रदेश सरकार अब तक 25 गाँव शहरों के नाम बदल चुकी है। इनमें से कई तो अजीबोगरीब थे, जैसे गंदा गाँव। पहले लोग कहते थे कि ये किस गाँव का गंदा गाँव, तो अजीब लगता था। अब उसका नाम अजीत नगर रख दिया है। गंदा गाँव का नाम क्या है? अजीत नगर। कुत्ता बड़ का क्या है? प्यार नगर। कुत्ते को प्यार से समझाओ, इस तरह से कोई भी ट्रिक बनाकर आप वैसे भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुत्ताबड़ का है प्यार नगर और कुतियावली का है शहजादपुर। किन्नर गांव का नाम है बेबी नगर या गेबी नगर। किन्नर गांव का नाम है गेबी नगर। और मोरीवाला का है शहीद शहीद अमरजीतपुरा। मोरीवाला का है शहीद अमरजीतपुरा। तो मोरीवाला, शहीद अमरजीतपुरा। और दुर्जनपुर का सज्जनपुर। कई धार्मिक रंग वाले भी हैं, जैसे मुस्तफाबाद को सरस्वती नगर कर दिया गया है, अब अमीन को अभिमन्युपुर कर दिया गया है, खिजराबाद को प्रताप नगर कर दिया गया है। याद रखना, खिजराबाद को प्रताप नगर और बाबरपुर को गुरु नानकपुर किया है। और कुछ नामों में सम्मान जोड़ा गया, जैसे पंजोखेड़ा को पंजोखरा साहिब नाम दिया है। देखो, पंजोखरा साहिब, इसके साथ सम्मान जोड़ दिया है। लुल्ला अईर को कृष्ण नगर किया गया है। लुल्ला अईर का नाम कृष्ण नगर किया गया है। तो अगले प्रश्न है, गंभीर मरीजों की जो रिमोट सेंसर से मॉनिटरिंग करने वाला नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का पहला संस्थान कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज। बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला गंभीर मरीज की रिमोट सेंसर से मॉनिटर करने वाला नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का पहला संस्थान बना है और अमेरिका की लाइफ सिंगल कंपनी से अनुबंध किया गया है भाई। तो देखो, गंभीर मरीजों की जो रिमोट सेंसर मॉनिटरिंग करने वाला नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का पहला संस्थान कौन बना है? तो बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज बना। याद रखना, बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज बना है। और इससे अगला प्रश्न है, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो कीर्ति डुल ने जीता है। सर्बिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग स्पर्धा में कैथल की खिलाड़ी कीर्ति ढुल ने 81+ किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसी स्पर्धा में लालू यादव ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना, कीर्ति ढुल है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग स्पर्धा में पदक जीता है, कीर्ति ढुल ने। और इसी स्पर्धा में लालू यादव ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो कीर्ति ढुल ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोव बॉक्सिंग स्पर्धा में पदक। तो याद रखना, कीर्ति ढुल है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बॉक्सिंग स्पर्धा में पदक जीता है, कीर्ति ढुल ने। और इससे अगला प्रश्न है, कितने साल से संघर्ष के बाद हरियाणा के गुरुद्वारा प्रबंधन का अधिकार HSGPC को मिला है? तो ये 26 साल के संघर्ष के बाद मिला है और इसका अब अधिकार किसे मिला है? हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को मिल गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को अब जो गुरुद्वारों के बारे में प्रबंधन का अधिकार है मिल गया है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को। और इससे अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बजरंग पुनिया बने हैं। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित
विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है और बजरंग पूनिया यह पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान भी बन गए हैं। और बजरंग पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। और इससे अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? महिला विनेश फोगाट बन गई है। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है और बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक जीता इसमें। ये सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हुई थी इसमें और इन्होंने भी। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप ने विनेश का यह दूसरा पदक है। इससे पहले विनेश ने 2019 में नूर सुल्तान में कांस्य पदक अपने नाम किया था। वे वर्ल्ड रेसलिंग में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। तो वर्ल्ड रेसलिंग में 2 मेडल जीतने वाली और व्यक्ति कौन बने हैं? बजरंग पूनिया। और इससे अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सी पत्रिका जारी की है? तो ये BLOE पत्रिका जारी की है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने BLO के साथ सीधा संवाद और संचार स्थापित करने के लिए BLOE पत्रिका जारी की है। याद रखना, BLOE भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी की है और इस पत्रिका के माध्यम से निर्वाचन आयोग बूथ स्तर के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद कर सकेंगे। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से देश के 350 BLO के साथ जुड़कर सीधा संवाद किया है। तो अगला प्रश्न है, HAU के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो मिला है महेंद्रगढ़ को। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है। याद रखना 2022 में। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में आयोजित आउटलुक शिखर सम्मेलन और स्वराज पुरस्कार 2022 कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के जो VC प्रोफेसर VR कंबोज को यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो HAU के ये VC कौन है? कुलपति हैं VR कंबोज। और HAU के किस कृषि विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? कृषि विज्ञान केंद्र को मिला है तो महेंद्रगढ़ के कृषि संस्थान को 2022 का मिला। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में कपिल देव इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो किया गया गुरुग्राम में। भारत के महान क्रिकेटर कपिल देव और कंसल्टेंट फ्रॉम ग्रांट थार्टन भारत ने एक नया गोल्फ टूर्नामेंट लॉन्च किया है जिसे कपिल देव ग्रांट थार्टन इविटेशनल नाम दिया गया है और 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की यह प्रतियोगिता गुरुग्राम में DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब में 27 से 30 सितंबर 2022 तक खेली गई थी। 27 से 30 सितंबर 2022 तक खेली गई थी। तो कहाँ पर खेली गई थी? कपिल देव का नाम आती है, आप याद रखना कि गुरुग्राम में यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। गुरुग्राम में, याद रखना, कपिल देव इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट गुरुग्राम में आयोजित हुआ था। और इससे अगला प्रश्न है, एक विशेष फाउंडेशन कोर्स कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हरियाणा, ये शुरू किया किसने? ये शुरू किया है, ये हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में शुरू हुआ है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेल सेवा और रेल लेखा सेवा और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के लिए एक विशेष फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और सलाहकार सेवानिवृत्त उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार जो सेवानिवृत्त IAS हैं अमित खरे ने गुरुग्राम में किया है। याद रखना कहाँ पर किया है? इनके प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खरे, उन्होंने खेर ने किया है, गुरुग्राम में किया है, याद रखना। और किस में? विशेष फाउंडेशन कोर्स हुआ है हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में हुआ है गुरुग्राम में, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? तो कनाडा में किया गया है 2022 का। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कनाडा में किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। लंदन व मॉरिशस की तरह कनाडा की संसद में भी भगवत गीता सुशोभित की गई है और भगवत गीता कनाडा के ओंटारियो स्टेट की विधानसभा का भी हिस्सा बन गई है। तो 2022 का किस देश में होगा? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कनाडा में होगा वही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इससे अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग गोल्डन ग्लव्स कप में मुस्कान बेनीवाल ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। सर्बिया में आयोजित बॉक्सिंग गोल्डन ग्लव्स कप में रोहतक जिले के मुस्कान बेनीवाल, उन्होंने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। वही मुस्कान बेनीवाल बॉक्सिंग से हैं। गोल्डन ग्लव्स कप सर्बिया में आयोजित हुआ, उसमें रजत पदक इन्होंने जीता है। और इससे अगला प्रश्न है, किस देश के ब्रैम्पटन शहर के गीता पार्क में कृष्ण अर्जुन के रथ की प्रकृति स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी कनाडा में।
कर्नाटक के ब्रह्मपुट्टन शहर के गीता पार्क में भी ब्रह्म सरोवर के जो पुरुषोत्तम बाग में स्थित श्री कृष्ण रथ की तर्ज पर श्री कृष्ण रथ स्थापित किया जाएगा, तो कनाडा में किया जाएगा, याद रखना। और ब्रह्मपुट्टन शहर किस देश का है? कनाडा का, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, किस राज्य के इतिहास में पहली बार 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाई कृत्रिम आंख लगाई जाएगी? तो हरियाणा में। हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक बुजुर्ग को जो पत्थर की आंख से मुक्ति दिलाकर 3D प्रिंटिंग तैयार तकनीक से तैयार जो आंख लगाई गई है। और हालांकि इस आंख से देख पाना संभव नहीं है, लेकिन यह पत्थर की आंख की तरह भयानक नहीं दिखेगी, और ये अच्छी दिखेगी, जैसे आदमी की आंख होती है वैसे ही दिखेगी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में मछली पालकों के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो सिरसा में की जाएगी भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले में मछली पालकों के लिए सिरसा में ही मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। इससे यहाँ में झींगा मछली का उत्पादन बढ़ेगा भाई, और इससे मछली पालकों को भी सीधा लाभ होगा। तो मछली पालकों के लिए टेस्टिंग लैब सिरसा में की जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम यहीं से है, सिरसा से, तो सिरसा में टेस्टिंग लैब स्थापित करवाएंगे। और इससे अगला प्रश्न है, किस जिले के गरवा गांव में एक्वा पार्क बनाया जाएगा? तो भिवानी में बनाया जाएगा। भिवानी जिले के गरवा गांव में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ में एक्वा पार्क बनाया जाएगा। इसमें मछली पालन से जुड़े नए नए शोध, मछली पालन की नई नई किस्म बीज पर शोध किया जाएगा। तो एक्वा पार्क कहाँ बनाएगा? भिवानी में। और भिवानी के गरवा गांव में 30 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में बनेगा, याद रखना। मछली पालन से संबंधित है ये एक्वा पार्क बनेगा भिवानी के गांव गरवा में। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के कितने जिलों में पल्स पोलियो 2022-23 का दोहरा उपराष्ट्रीय टीकाकरण दौर शुरू किया गया है? तो 6 जिलों में पल्स पोलियो का दोहरा टीकाकरण शुरू हुआ, वो याद रखना। हरियाणा के 6 जिलों में पल्स पोलियो 2022-23 का दोहरा उप राष्ट्रीय टीकाकरण दौर शुरू हुआ है, और इन 6 जिलों में कैथल, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर आदि शामिल है। और भारत और हरियाणा वर्ष 2022 से पोलियो मुक्त है, याद रखना। भारत और हरियाणा 2022 से पोलियो मुक्त हैं। और दूसरा उपराष्ट्रीय टीकाकरण ये 2022-23 में कितने जिलों में हुआ? पल्स पोलियो का 6 जिलों में। और इससे अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? तो किया गया है गुरुग्राम में। गुरुद्रोण की नगरी गुरुग्राम में लेजर वैली मैदान में 17 सितंबर 2022 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाग लिया है। तो विश्वकर्मा जयंती कहाँ पर बनाई गई है? राजकीय स्तरीय समारोह बनाया गया था मुख्य रूप से गुरुग्राम में। विश्वकर्मा जयंती गुरुग्राम में बनाई गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा उद्योग और ये मजदूर किस जिले में है? गुरुग्राम में कार्य करते हैं, तो गुरुग्राम में बनाया गया है विश्वकर्मा डे 17 सितंबर 2022 को। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को यूथ रेड क्रॉस शील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो महर्षि MDU को किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को 2019-20 के लिए यूथ रेड क्रॉस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा सराहनीय योगदान के लिए यूथ रेड क्रॉस शील्ड तथा यूथ रेड क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके कुलपति कौन है MDU के? ये हैं राजबीर सिंह, याद रखना। इन्होंने अवार्ड ग्रहण किया है राज्यपाल से। MDU को यूथ रेड क्रॉस शील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, MDU रोहतक को। और इसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी MDU की। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के भवनों में किसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किया है? तो ऊर्जा संरक्षण। हरियाणा में 95% सरकारी भवनों में LED लाइट लगाए जाने को लेकर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? ऊर्जा संरक्षण का, कि ऊर्जा बचाई है इन्होंने लाइट ये LED लगाई है। तो और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और अरेडा के महानिदेशक कौन है? ये हैं डॉक्टर अनीफ कुरैशी, याद रखना। ऐसे अरेडा है और ऐसे अनीफ है। अरेडा के महानिदेशक अनीफ कुरैशी, अरेडा अनीफ कुरैशी, याद रखना, याद हो जाएगा। और इसी अगला प्रश्न है, हरियाणा में थैलेसीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे? तो ये 2500 रुपये दिए जाएंगे। हरियाणा में थैलेसीमिया है उससे ग्रसित को 2500 रुपये दिए जाएंगे। और इसके स्वास्थ्य जांच के लिए आवश्यक मेडिकल टेस्ट भी फ्री होंगे, ताकि बीमारी के इलाज पर होने वाले खर्च का भार व्यक्तियों के परिजन पर न पड़े। जो बीमारी के टेस्ट भी फ्री होंगे, तो याद रखना, थैलेसीमिया से जो भी ग्रसित होगा उसे 2500 रुपये दिए जाएंगे। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में श्रमिकों व उनके परिजनों की भलाई के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो इसके लिए मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना की घोषणा की है। जो मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण बीमा किसके लिए? श्रमिक व उनके परिजनों के स्वास्थ्य के लिए। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के श्रमिकों व उनकी परिजनों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य
परिक्षण योजना की घोषणा की है और इस योजना के तहत ENT, ब्लड शुगर, ECG आदि टेस्ट साल में एक बार निःशुल्क किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 200 श्रम योगी क्लिनिक खोलने और श्रमिकों के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधा युक्त 100 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने, सामान्य जांच व एक्सरे के लिए 44 मोबाइल मेडिकल वैन शुरू करने की घोषणा की है। तो याद रखना, इस परियोजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना है वो इसका नाम। मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना, याद रखना, मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना। कि स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा मुख्यमंत्री परिवार पूरे परिवार का किया जाएगा, और किसका? मजदूरों की और श्रमिकों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कार्यस्थल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की मृत्यु पर सहायता राशि को बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो 4 लाख रुपए करने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यस्थल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की मृत्यु पर 2.5 लाख रुपए की सहायता को बढ़ाकर 4 लाख की करने की घोषणा की है। विकलांगता पर मिलने वाली इस प्रकार की राशि को दोगुना किया गया है और इसके साथ ही विकलांग बच्चों की सहायता को 2,500 रुपये सहायता प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है। और इससे अगला प्रश्न है, अंत्योदय आहार योजना के तहत हरियाणा में श्रमिकों के लिए कितनी कैंटीन खोली जाएगी? तो इसके लिए 100 कैंटीन खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय आहार योजना के तहत राज्य में श्रमिकों के लिए 100 कैंटीन खोली जाएंगी। इसमें 10 रुपये में श्रमिकों को भरपेट खाना मिलेगा। तो याद रखना, 100 कैंटीन खोली जाएंगी और 10 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा अंत्योदय आहार योजना के तहत। और इससे अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत पंजीकृत हरियाणा जो महिला श्रमिकों को कितने रुपए की सालाना वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 5100 रुपये की। हरियाणा में मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत सभी पंजीकृत महिला श्रमिकों को कपड़ों व उनकी व्यक्तिगत जरूरत के लिए 5100 रुपये की सालाना वित्तीय सहायता दी जाएगी। हरियाणा में श्रमिकों की शिकायत के शीघ्र निपटान हेतु ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल भी शुरू किया गया है। तो पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को कितने रुपए की सालाना वित्तीय सहायता दी जाएगी? 5100, याद रखना, ताकि वह अपनी आवश्यकता अनुसार अपने कपड़े और व्यक्तिगत जरूरतें पूरा कर सकें। तो किस जो मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना है, याद ना, यह योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना। कि मुख्यमंत्री जो महिलाओं का जो निर्माण होगा, जैसे कपड़े और जो भी श्रमिकों का होगा, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। सम्मान योजना है मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक योजना। और इससे अगला प्रश्न है, सिमरन कैरो ने थाईलैंड में आयोजित जूनियर एशियन कुराश खेल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कैथल जिले की हैं सिमरन कैरो। कैरो किस जिले की हैं? कैथल की हैं। सिमरन कैरो हैं कैथल जिले की। सिमरन कैरन ये कैथल जिले की हैं। और थाईलैंड में आयोजित जूनियर एशियन कुराश, देखो, कुराश में आयोजित हुई थी, कैथल जिले की हैं कैरो, सिमरन कैरो। इन्होंने खेल प्रतियोगिता में 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो रजत पदक जीता है सिमरन कैरो ने। कैथल जिले की हैं सिमरन कैरो, याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में कितने श्रमिकों और उद्यमियों को सम्मानित किया गया है? तो ये 20 श्रमिकों और 15 उद्यमियों को सम्मानित किया गया है भाई। हरियाणा में राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में राज्य की प्रगति में योगदान के लिए 20 श्रमिकों और 15 उद्यमियों को सम्मानित किया गया है। और 15 उद्यमियों को हरियाणा राज्य सुरक्षा कल्याण और स्वास्थ्य पुरस्कार से नवाजा गया है। और 20 श्रमिकों को राज्य को श्रम पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें एक मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार, एक हरियाणा श्रम पोषण पुरस्कार और 13 हरियाणा श्रम वीर पुरस्कार और 5 हरियाणा श्रम वीरांगना पुरस्कार दिए गए हैं। तो याद रखना, 20 तो श्रमिकों को और 15 उद्यमियों को सम्मानित किया गया है। और इससे अगला प्रश्न है, सीम राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को। जो सीम राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन से भारतीय अग्रणी स्टेनलेस स्टील उत्पादन लिमिटेड, जो जिंदल लिमिटेड है, JSHL को सीम नेशनल के लिए प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है भाई। तो याद रखना, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को, JSHL को सीम राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया है भाई। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस तीर्थ को जोसर तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो ज्योतिसर तीर्थ को जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में स्थित है ज्योतिसर तीर्थ, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था गीता का, और इसे जोसर तीर्थ भी कहा जाता है। और ये
ये कुरुक्षेत्र में पेवा रोड पर स्थित है वही ज्योतिषर तीर्थ, ये भी याद रखना, एक बार पूछ लिया गया था। और इसके बारे में क्या है, राजसव रिकॉर्ड में ज्योतिषर को जोसर कहा गया है। मान्यता है कि यहीं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के से पहले मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिषर सरोवर पर मंदिर के साथ ही प्राचीन सरोवर भी स्थित है और इस तीर्थ पर आज भी 5 प्राचीन वट वृक्ष मौजूद हैं। इन्हें गीता के उपदेशों का साक्षी माना जाता है वही, उस टाइम पर ये भी थे 5 वट वृक्ष। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा का कॉरपोरेट मंत्रालय का कार्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो मानेसर में खोला जा रहा है भाई। सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट ये कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में भी कहाँ पर? मानेसर में है, तो मानेसर में खोला जाएगा। केंद्रीय कॉरपोरेट अफेयर मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हरियाणा का कॉरपोरेट मंत्रालय का कार्यालय मानेसर में खुलने जा रहा है और इससे उद्योगपतियों को अपना कार्य करने में आसानी हो सकेगी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने ब्लॉकों में ई लाइब्रेरियाँ खोली जाएंगी? तो 108 ब्लॉकों में खुलेंगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ये दुष्यंत चौटाला ने एजुकेशन फॉर रूरल मिशन के तहत सरकार द्वारा सभी 108 ब्लॉकों में मॉडल की में ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी और इसकी शुरुआत नीट यूजी 2022 में देश में टॉप रही छात्र तनिष्का के महेंद्रगढ़ के गांव बाछौद से होगी वही। तो बाछौद किस जिले में है? महेंद्रगढ़ में है, जहां पर हवाई पट्टी का विकास भी किया जा रहा है, जिसकी हवाई पट्टी को 5000 फीट लंबाई की जाएगी और यहीं से इसकी शुरुआत होगी। जो मॉडल ई लाइब्रेरियाँ खोली जाएंगी वही 108 ब्लॉकों में, याद रखना। तो कितने ब्लॉकों में? 108 में। और इससे अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में करुणा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने स्वर्ण पदक जीता है भाई। रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में खेल व युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किया गया था और 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का इसमें सब जूनियर कैटेगरी में रोहतक के करुणा ने स्वर्ण जीता और झज्जर से खुशबू ने रजत और हिसार से प्रेरणा ने कांस्य जीता है। तो करुणा कहाँ से हैं? रोहतक से, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है सब जूनियर कैटेगरी में, और झज्जर से खुशबू ने रजत, हिसार से प्रेरणा ने कांस्य पदक जीता है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो दुष्यंत चौटाला को बनाया गया है। हरियाणा राज्य में नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, ये याद रखना। और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को की ओर से अधिक सुचारू ढंग से इसे चलाने के लिए इन्हें इसका चेयरमैन बनाया गया है, डिप्टी सीएम को, दुष्यंत चौटाला को। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए सरकार कितने रुपए तक की राशि देती है? तो 20,000 रुपये की राशि देगी। हरियाणा में जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनको व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए सरकार 20,000 रुपये तक की राशि देगी। जबकि यूपीएससी एवं एचपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1,00,000 रुपये की योजना 1,00,000 रुपये मिलते हैं। और यही योजना श्रम कल्याण बोर्ड ने शुरू की है, याद रखना। किसने की शुरू? श्रम कल्याण बोर्ड ने, ताकि श्रमिकों का भला हो सके। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु चयन किया है? तो ये फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है, जिसे विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। भारतीय रेल के रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की हेतु कार्य ये चयन किया है इसका, और इसमें 262 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। और इससे अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भ्रष्टाचार निरोधक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन किया है? तो हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन किया है और इस समिति के चेयरमैन मुख्य सचिव होंगे, जबकि हरियाणा के महाधिवक्ता विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। समिति की बैठक मासिक आधार पर की जाएगी, हर महीने की जाएगी इसकी बैठक। और जो हरियाणा ने भ्रष्टाचार निरोधक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन किया है, तो याद रखना हरियाणा ने। और इसके चेयरमैन होंगे मुख्य सचिव हरियाणा के। और इससे अगला प्रश्न है, एनसीसी लेने वाला हरियाणा का पहला और भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है? तो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज बना है। हरियाणा में स्वास्थ्य क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचने वाले हिसार जिले में स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज ने एक और उपलब्धि हासिल की है कि इन्होंने एनसीसी ली है और ये हरियाणा का तो पहला है और भारत का तीसरा मेडिकल कॉलेज है, और ये कहाँ पर है? हिसार में। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में स्थित नॉर्थ इंडिया की पहली ग्राफ्टिंग यूनिट बनकर तैयार हो गई है? तो हिसार में। हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नॉर्थ इंडिया की पहली ग्राफ्टिंग यूनिट बनकर तैयार हो गई है और इसमें प्रदेश के किसानों को सब्जी उत्पादन ग्राफ्टिंग तकनीक से सिखाया जाएगा। ग्राफ्टिंग तकनीक दो पौधों के हिस्सों को एक साथ जोड़ने की कला है, तो याद रखना हिसार में होगी ग्राफ्टिंग यूनिट बनकर तैयार, नॉर्थ इंडिया की पहली। और ये दो पौधों को आपस में जोड़कर, जैसे कलम नहीं चढ़ाते उसको ग्राफ्टिंग की तरह कह सकते हैं, दो पौधों के हिस्सों को एक साथ जोड़ने की कला है ग्राफ्टिंग। तो
उत्तर भारत की पहली ग्राफ्टिंग यूनिट कहाँ से तैयार होगी? हिसार में, याद रखना, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं को सौर ऊर्जा पर कितनी फीसदी सब्सिडी दे रही है? तो दे रही है 75%। सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं को की छतों पर लगाने के लिए 75% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। और इसी प्रकार जो सामाजिक संस्थानों के भवनों को भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। कोई भी सामाजिक संस्थान उस पर लगेगी तो 50% सब्सिडी मिलेगी। और जो एससी और ओबीसी वर्ग की धर्मशालाओं पर 75% सब्सिडी मिलेगी। और इससे अगला प्रश्न है, डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक कौन बने? नीरज चोपड़ा बने वही। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल 2022 का जिक्र है। 2022 में पहले भारतीय बन गए। नीरज चोपड़ा ने दूसरे थ्रो में 88.44 मतलब 88.44 मीटर भाला फेंका है और लीग ट्रॉफी अपने नाम की है। इससे पहले नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक, 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं। और डायमंड लीग चैंपियनशिप जेवलिन खेलों की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में हुई थी, वहां पर इन्होंने इसे जीत लिया। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में गणपति की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है? तो ये है बहादुरगढ़ में। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में गणपति धाम में भगवान गणेश की देश की सबसे दोहरी ऊंची है, यानी 74 फीट ऊंची प्रतिमा है। और गणपति बप्पा की देश की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? ये 85 फीट की है। ये है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पहाड़ पर लगी हुई, याद रखना, 85 मीटर के महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, जहाँ पर हमारे हरियाणा से पहलवान जाते हैं गर्मियों के मौसम में। कोल्हापुर एक बहुत ही अच्छी जगह है शरीर के लिए, फिटनेस के लिए और हाइट बढ़ाने के लिए। और ये है दूसरी सबसे ऊंची 75 फुट कहाँ पर? बहादुरगढ़ झज्जर में बनाई जा रही है, लगाई गई है। और इससे अगला प्रश्न है, किस जिले के लोहगढ़ में संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो यमुनानगर में है। यमुनानगर के लोहगढ़ में संग्रहालय बनाया जा रहा है। और इस संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के सही ये इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। और महान बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ को ऐतिहासिक व पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। तो याद रखना, लोहगढ़ के जिले में बनेगा संग्रहालय, ये बनेगा यमुनानगर में। और लोहगढ़ बंदा सिंह बहादुर ने अपनी राजधानी बनाई थी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार किसको बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना शुरू की गई है? हरियाणा सरकार किसको बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना शुरू की गई है? तो ये बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए बायोगैस प्लांट योजना है, तो बायोगैस को ही बढ़ावा देंगे। और इसके बारे में प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत बायोगैस प्लांट योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बायोगैस प्लांट की लागत का 40% अनुदान किया जाता है। और योजना का लाभ पोल्ट्री फार्म सहित व्यावसायिक खुद की डेयरी व गौशाला लाभ उठा सकते हैं। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में मोदी एट 20 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो मनोहर लाल ने किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में मोदी एट द रेट 20 सपने हुए साकार नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो मोदी पुस्तक का विमोचन मनोहर लाल ने किया है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने बिजली के बकाये बिलों की समस्या के समाधान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सरचार्ज माफी योजना 2022 शुरू की है, याद रखना आप, सरचार्ज माफी योजना 2022 शुरू की है, जिसमें 31 दिसंबर 2021 तक के बकाये बिल थे वो उनको माफ कर दिया जाए, उनके बिलों में सरचार्ज को माफ किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत घरेलू, कृषि उपभोक्ता, सरकारी, ग्राम पंचायत और नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें केवल अब तक जो मूल राशि थी वो भरनी होगी। याद रखना, सरचार्ज माफी योजना इसकी समस्या ये ठीक करने के लिए। और इससे अगला प्रश्न है, आयुष तंवर ने अंडर 18 पोल वोल्ट प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है वही आयुष तंवर ने। भिवानी के देवसर गांव के रहने वाले हैं आयुष तंवर। इन्होंने 33वीं नॉर्थ जोन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 की अंडर 18 पोल वोल्ट प्रतियोगिता में 4.10 मीटर से में स्वर्ण पदक नाम किया है। और यह प्रतियोगिता करनाल के कर्ण सिंह स्टेडियम में आयोजित की गई थी। वही आयुष तंवर ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस जिले से हैं? भिवानी के गांव देवसर के रहने वाले हैं आयुष तंवर। तो याद रखना, अंडर 18 पोल वोल्ट में आयुष तंवर ने स्वर्ण पदक जीता, भिवानी के देवसर के रहने वाले हैं। और करनाल के कर्ण स्टेडियम में प्रतियोगिता हुई थी। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस द्वारा प्रत्येक मास का कौन सा वार साइबर गुरुग्राम ये साइबर जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है? तो पहला बुधवार।
हरियाणा पुलिस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार पिछले वर्ष से प्रत्येक मास का पहला बुधवार साइबर जागरूक दिवस के तौर पर बनाया जा रहा है। स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा साइबर नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य कर रही है और साइबर हेल्पलाइन का नंबर 1930 है। सितंबर 2022 तक हरियाणा प्रदेश में 29 साइबर थाने और 309 साइबर डेस्क संचालित हैं। तो याद रखना, जो साइबर जागरूकता दिवस में पहले बुधवार को लिया जाएगा भाई। और साइबर हेल्पलाइन नंबर कौन सा? 2930 है। और हरियाणा प्रदेश में 29 साइबर थाने हैं और 309 साइबर डेस्क संचालित हैं सितंबर 2022 तक। याद रखना, 29 साइबर थाने और 309 साइबर डेस्क संचालित हैं और 2930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है और पहला बुधवार इसे लिया गया है भाई। जो साइबर के जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर महीने का। और इससे अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस योजना के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाने की घोषणा की है? तो पीएम श्री योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत देश भर के 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की है और पीएम श्री योजना 2022 से 2027 तक लागू रहेगी। तो पीएम श्री योजना है भाई, 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाएगी भाई। और इससे अगला प्रश्न है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को कितने नए जज मिले हैं? तो इसको 9 मिले हैं। और इसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को 9 नए जज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। जो 9 जुडिशियल अफसरों में से हैं गुरबीर, दीपक गुप्ता, अमरजोत भट्टी, रितु टैगोर, मनीषा बत्रा, हरप्रीत कौर जीवन, सुखविंदर कौर और संजीव बेरी और विक्रम अग्रवाल का नाम शामिल है। इसमें 5 जज पंजाब के हैं और 4 हरियाणा से हैं। मौजूदा समय में हाईकोर्ट में 56 जज कार्यरत है, जबकि हाईकोर्ट में जजों के 85 पद सेव करते हैं। इसमें 64 तो स्थायी हैं और 21 एडिशनल जज बनाए जा सकते हैं। और अब 9 नए जज मिलने से यह संख्या 65 हो जाएगी। याद रखना भाई, 65 जज हो जाएंगे अब हरियाणा में जो कि कार्यरत होंगे। और जजों की संख्या अब तक की सबसे बड़ी संख्या यह रहेगी 65। और इसमें 64 तो हैं स्थायी और 21 एडिशनल जज बनाए जाएंगे। ये हरियाणा में कुल प्रस्तावित हैं कितने जज बन सकते हैं? 85 बन सकते हैं। अब तक सेव करते हैं कितने पद, और अब ये 9 और बनने से वर्तमान में संख्या कितनी हो जाएगी जजों की? 56 से 65 हो जाएगी। और इससे अगला प्रश्न है, भोजा वाली माता का मंदिर हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो भिवानी में भोजा वाली माता है। भोजा वाली भिवानी, भोजा वाली भिवानी, भोजा वाली माता भिवानी में है। भिवानी शहर में करीब 600 साल पुराना भोजा वाली माता का मंदिर है। प्राचीन समय में झाड़ियों में मूर्ति की स्थापना किए जाने से इसे भोजा वाली देवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्या कहते थे कि भाई झाड़ बोझड़े में पड़ी है मूर्ति, तो झाड़ बोझड़ा इस तरह से ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, भोजा वाली देवी कहा जाता है। इस तरह से कोई भी ट्रिक आप बनाकर याद रख सकते हैं कि भोजा वाली कहाँ है? भिवानी। ये ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं, वैसे भोजा और वैसे भिवानी। और झाड़ियों में मूर्ति स्थापना की जाने से इसे भोजा वाली देवी के नाम से जाना जाता है। और इससे अगला प्रश्न है, और ये बहुत ही पवित्र और शानदार मंदिर है। आप देखो इसे कभी। यह नवरात्रों की नवमी को यहाँ पर मेला लगता है। माना जाता है कि देवी माँ का नाक प्राकृतिक रूप से बिंधा हुआ है, जिसमें लौंग पहनाई जाती है। तो ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है ये मंदिर भी एक तरह से, और इसलिए बहुत ही फेमस है। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। और इस अगला प्रश्न है, हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन का प्रधान किसे चुना गया है? तो संदीप सिंह को चुना गया है। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन का वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग में सर्वसम्मति से हरियाणा के खेल एवं युवा मामले के मंत्री सरदार संदीप सिंह को एसोसिएशन का प्रधान चुना गया है। तो हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन का प्रधान किसे चुना गया है? संदीप सिंह को। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने 1 लाख की आबादी पर 2030 तक औसत कितने MSME स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 1236। प्रदेश सरकार ने 1 लाख की आबादी पर 2030 तक ये औसत 1236 सूक्ष्म और ये छोटे लघु उद्योग हैं ये स्थापित करने की घोषणा की है। और 2017 में तय किया गया था कि ये लक्ष्य रखा गया था 50% हासिल हो गया है। और अब प्रति 1 लाख आबादी पर औसत 622 MSME है फिलहाल, और इन्हें 1236 करने का लक्ष्य है 2030 तक MSME को। और इस समय राज्य में करीब 9.40 लाख MSME हैं और जिसमें 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है। और इससे अगला प्रश्न है, नीट UG 2022 परीक्षा में देश में कौन टॉप पर आया? तो तनिष्का यादव रही हैं। और कहाँ से? महेंद्रगढ़ में
मिर्ज़ापुर में बाछौद की रहने वाली हैं वही। इन्होंने 720 में से 715 अंक प्राप्त करके टॉप किया है। तो इन्हीं के गांव से तो डिप्टी सीएम ने 108 ब्लॉक में ये लाइब्रेरी बनाने की बात की थी, तो इन्हीं के गांव से शुरू होगी, तनिष्का यादव के गांव से। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल ने किसे स्मारिका अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रदीप दहिया को। हरियाणा राज्य भवन चंडीगढ़ में हिसार नगर निगम कमिश्नर तथा तत्कालीन कैथल डीसी प्रदीप दहिया को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें रेड क्रॉस एंड सेंट्रल जोन अवार्ड 34 की वार्षिक जनरल मीटिंग में दिया गया है। वर्ष 2020-21 में कोरोना काल में अच्छा काम करने के लिए उन्हें स्मारिका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना, राज्यपाल स्मारिका अवार्ड किसे दिया गया है? प्रदीप दहिया को दिया गया है। और इससे अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय के पर्वतारोहण दल में माउंट कांस यात्से को फतेह किया है? तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 22 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने लद्दाख क्षेत्र की मारखा घाटी में स्थित माउंट कांग यात्से की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। विश्वविद्यालय पर्वतारोहण क्लब के 52 साल के इतिहास में पहली बार इस दल ने सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इनकी टीम ने फतेह किया है। कौन सा? माउंट कांग यात्से। याद रखना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा किस जिले की जेल में कागज के बर्तन बनाए जाएंगे? तो कुरुक्षेत्र की जेल में। अब कुरुक्षेत्र की जेल कैदियों के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है। कुरुक्षेत्र जिला जेल में कागज के बर्तन बनने शुरू हो गए हैं। जेल में बंद कैदियों द्वारा इनका निर्माण किया जा रहा है और जेल प्रशासन द्वारा कागज की छोटी बड़ी प्लेटें ढोने आदि ये बनाने की मशीन लगाई गई है और यहाँ हल्की लकड़ी के भी बर्तन का निर्माण हो रहा है। तो किसमें? कुरुक्षेत्र जिले में। इससे अगला प्रश्न है, इसने 2x ये इसे कहेंगे 2:1 सेमी साइज के पन्नों में गुरु गोविंद सिंह की चौपाई लिखी है। तो जतेंद्र पाल ने। तो सूक्ष्म कलाकृति बनाने में माहिर व सबसे छोटी हनुमान चालीसा लिखने वाले हिसार जिले के जतेंद्र पाल हैं। याद रखना कौन है? जतेंद्र पाल, जिन्होंने मात्र 2:1 सेंटीमीटर साइज के गुरु गोविंद सिंह जी का द्वारा उच्चारण वाली चौपाइयाँ लिखी हैं। जतेंद्र पाल हैं गुरु गोविंद सिंह की चौपाई लिखने वाले, बिल्कुल छोटे साइज में। और ये 20 पन्नों में चौपाइयाँ लिखी हैं अंग्रेजी में। और इससे पहले भी ये 70 से ज़्यादा सूक्ष्म कलाकृतियाँ बना चुके हैं। इन्होंने ही सूक्ष्म कलाकृतियों में 35 के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में पहले से नाम इनका दर्ज है। तो कौन है? जतेंद्र पाल, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की चौपाइयों को बहुत ही सूक्ष्म में लिखा है, साइज में। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस व्यक्ति को फ्रांस में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अजय कुमार बोहरा है वही। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए अजय कुमार बोहरा को निःशुल्क खेती का प्रशिक्षण देने व अन्य कार्यों में अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के पर भिवानी जिले के गांव नीमड़ीवाली के निवासी हैं अजय कुमार बोहरा। इनको फ्रांस में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रखना, अजय कुमार बोहरा को कहाँ से हैं? भिवानी जिले के नीमड़ी वाली से हैं। और ऑर्गेनिक खेती के लिए अजय कुमार बोहरा को सम्मानित किया गया है फ्रांस में। याद रखना। और इससे अगला प्रश्न है, 23वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में किस राज्य की लड़कियों ने ट्रॉफी जीती है? तो हरियाणा की लड़कियों ने ट्रॉफी जीती है। केरल के एर्नाकुलम में स्थित राजीव गांधी इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय 23वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की लड़कियों ने सब श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की है। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने औषधि फसल चंद्रसूर की उन्नत किस्म विकसित की है? तो ये की है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने। हिसार जिले के ये में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने औषधि फसल चंद्रसूर की उन्नत किस्म HLS4 विकसित की है। HLS4 विकसित की है, जिसे पूरे देश में विशेषकर उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की जाएगी। तो क्या नाम है इसका? चंद्रसूल। किसने की है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्थित हरियाणा के किस जिले की गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाया? तो कैथल की है वही। गौरी शर्मा कैथल की हैं और कैथल में आबड़ी की बेटी हैं ये। इन्होंने 4 इंच का ड्रोन बनाकर मिसाइल कायम की है। यह कार्य उसने प्रदेश के 3 अन्य छात्रों के साथ मिलकर किया है। और इन छात्रों द्वारा तैयार ड्रोन के लिए उन्हें फरवरी 2023 में होने वाले इवेंट के लिए गोल्डन पास मिला है। तो गौरी शर्मा कहाँ की हैं? कैथल जिले की आबड़ी की रहने वाली हैं। कैथल जिले में है आबड़ी गांव, वहाँ की रहने वाली गौरी शर्मा, जिन्हें 4 इंच का ड्रोन बनाया है। कैथल की हैं गौरी शर्मा, आबड़ी की कैथल की गौरी शर्मा। ये तो है तो कैथल की, लेकिन इन्होंने बनाया क्या है?
ड्रोन वो थल पर नहीं चलेगा, क्या कहाँ पर चलेगा? हवा में। थल पर रहने वाले ही बनाते हैं ड्रोन जो हवा में चले। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल ने कितने टीचर्स को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये 93 टीचर को किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2020-21 के प्रदेश के 93 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। और इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूली स्वास्थ्य योजना सेहत का भी शुभारंभ किया गया है। भाई स्टेट टीचर अवार्ड की ओर से 1 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, रजत पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र और शॉल भेंट किया जाता है। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री को ना कंवरपाल है। तो याद रखना, हरियाणा के राज्यपाल ने कितने टीचरों को स्टेट अवार्ड दिया गया है 2022 में? 93 टीचरों को दिया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 93 टीचरों को यह अवार्ड मिला है, 93 टीचरों को। इससे अगला प्रश्न है, MSP पर मूंगफली की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा। MSP पर मूंग की खरीद करने वाला हरियाणा राज्य का देश का पहला राज्य बना है। तो कौन सा है? हरियाणा बना है मूंगफली की ये खरीद करेगा। और इससे अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2022 के लिए हरियाणा से किसे सम्मानित किया गया? तो ये करेगा अंजू दहिया को। सोनीपत की शिक्षिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 2022 के लिए सोनीपत की है अंजू दहिया, क्योंकि दहिया को सोनीपत में ही पाया जाता है, तो अंजू दहिया को सम्मानित किया गया है। उन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। और सरकार की ओर से जारी सूची में वह सर्वोच्च स्थान पर के साथ हरियाणा की इकलौती टीचर है वही। और उन्हें 50,000 का नगद इनाम और रजत पत्रक सम्मानित और प्रमाण पत्र दिया गया। भाई याद रखना, अंजू दहिया कहाँ से हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर अवार्ड प्राप्त किया उन्होंने, शिक्षक अवार्ड से सम्मानित अंजू दहिया सोनीपत की हैं भाई। इससे अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने देश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो ये देश के 40 शिक्षकों को सम्मानित किया गया भाई। और हरियाणा में अंजू दहिया सोनीपत की सम्मानित हुई है भाई, याद रखना। इससे अगला प्रश्न, हरियाणा में, और इसके बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्या? नहीं, यही। इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने नए उपमंडल बनाने की घोषणा? भाई 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव के से पहले 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा की है। भिवानी में भवानी खेड़ा, गुरुग्राम में मानेसर, जींद में जुलाना, करनाल में नीलोखेड़ी, पानीपत में इसराना, रोहतक में कलानौर, यमुनानगर में छछरौली और महेंद्रगढ़ में नांगल चौधरी को उपमंडल बनाया जाएगा। तो 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा की गई है हरियाणा में। कौन कौन से हैं आपको बता दें, याद रख लेना। और इससे अगला प्रश्न है, कौन हरियाणवी किलिमंजारो चोटी पर तिरंगा फहराने वाले 61 साल के पहले पर्वतारोही बने हैं? तो रमेश चौरान है भाई। भिवानी के सेवानिवृत्त ये जो अध्यापक हैं 21 ये जो 61 वर्षीय हैं, 61 वर्षीय रमेश चौरान ने अफ्रीका महाद्वीप की किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। और ये भिवानी के रमेश चौरान 61 साल की उम्र में इन्होंने तिरंगा फहराया है। बहुत ही जज्बे की बात है 61 साल में पर्वत पर चढ़ने की। सबकी हिम्मत नहीं होती भाई, 61 साल तो आज तक, अब तो उम्र ही नहीं है लोगों की। और इन्होंने 61 साल की उम्र में किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया, रमेश चौरान भिवानी से। इससे अगला प्रश्न है, विजेंद्र सिंह ने किस देश के अलियासु सुले को हराकर अपनी 13वीं जीत दर्ज की? तो घाना का है वही ओलंपिक मेडलिस्ट विजेंद्र सिंह ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में घाना के अलियासु सुले को हराकर अपनी 13वीं जीत हासिल की है। उन्हें यह उनके करियर की 14वीं प्रोफेशनल फाइट थी भाई। देखो एक ही फाइट आ रहे हैं ये, और इन्होंने 13 जीती हैं भाई। 14 फाइटों में सिर्फ एक ही हारी है और 13वीं इनकी जीत है। और इससे अगला प्रश्न है, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा का विमोचन किसने किया है? तो ये मनोहर लाल ने किया भाई। बालकृष्ण द्वारा लिखित, किसने लिखी है? बालकृष्ण ने लिखी है। लिखित पुस्तक स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा का विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। और इससे अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा वामन द्वादशी मेला कहाँ आयोजित होता है? अम्बाड़ा में आयोजित होता है। और इससे अगला प्रश्न है, किस जिले में बेटी को गर्भ में न मारने की अपील वन्य प्राणी करेंगे? तो हिसार जिले में करेंगे भाई। बेटी बचाओ अभियान को लेकर गंभीरता से काम कर रहे हरियाणा में एक और अनूठी पहल हुई है शुरू। और इसके तहत हिसार के जो डियर पार्क है, हिरण पार्क है वहाँ, और चिड़ियाघर में बनी LED लगाई जाएगी, जिसमें वन्य प्राणी जैसे भालू, हिरण, मोर लोगों से कन्या भ्रूण हत्या न करने और जानवरों की सुरक्षा करने, आपसी सद्भावना से रहने के लिए ये अपील करते हुए नजर आएंगे। और इसकी वीडियो के साथ डबिंग की जाएगी, वो बोलते हुए नजर आएंगे वही, बेटियों गर्भ में न मारो। तो हिरण पार्क कहाँ पर है? हिसार में, वहाँ पर यहाँ पर 3D लगाकर इमेज वहाँ पर तैयार किया जाएगा। और इससे अगला प्रश्न है, ओलंपियन नीरज चोपड़ा का भाला BBCI
ने कितने रुपए में खरीदा है, तो 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा है भाई। और जो सुमित अंतिल हैं उसका भी बोली 1.5 अंतिल लगी थी उसके बाले की भी। और इससे अगला प्रश्न है, और इसके बारे में क्या है, भारत समेत अन्य ये बाले समेत जो अन्य चीज़ें हैं उनकी नीलामी की रकम नमामि गंगा कार्यक्रम को दे दी गई है भाई उपहार के रूप में। इससे अगला प्रश्न है, पहली हरियाणा राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किए गए हैं। तो पहली हरियाणा जो राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया है, तो पंचकुला में किया गया है। श्री माता मनसा देवी गोधाम में 4 दिवसीय पहली हरियाणा राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया है, वही याद रखना। श्री माता मनसा देवी गोधाम में 4 दिवसीय पहली हरियाणा राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता हैं। और पंचकूला में मनसा देवी में हुई थी पहली हरियाणा राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता, याद रखना, पंचकूला में। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस व्यक्ति को वाइस चांसलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को मिला है भाई, महेंद्रगढ़ के कुलपति ही है, इन्हें वाइस चांसलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये कहाँ से है, महेंद्रगढ़ के कुलपति हैं फिलहाल में। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला बेबी फीडिंग सेंटर बस स्टैंड बनाया जा रहा है। ये जींद में बनाया जा रहा है। हरियाणा के जींद जिले में बस स्टैंड पर राज्य का पहला बेबी फीडिंग सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर के अंदर महिलाओं के बैठने के लिए कुर्सियां रखवाई गई हैं व कमरे के बाहर पर्दे भी लगवाए गए हैं ताकि महिला अपने बच्चों को सुविधापूर्वक तरीके से दूध पिला सकें, सुविधाजनक तरीके से। तो जींद जिले में बनाया गया है बेबी फीडिंग सेंटर बस स्टैंड, याद रखना, राज्य का पहला है जींद जिले में बेबी फीडिंग सेंटर बस स्टैंड। इससे अगला प्रश्न है, और जींद को दूध नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर महिला को दूध पिलाने के लिए जो सुविधापूर्वक तरीके से रह सकें और बैठ सकें। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा बिजली निगमों के अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने पीके दास। देखो बिजली बहुत ही खतरनाक है, इसके पास पी के किसी को भी नहीं जाना चाहिए, करंट मार सकती है, तो इस तरह कोई भी ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं। हरियाणा बिजली निगमों के अध्यक्ष बने हैं पीके दास। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में अगस्त 2022 में कितनी बेरोजगारी दर रही है, तो 37.3% रही, बिल्कुल टॉप में है वही हरियाणा बेरोजगारी में। हरियाणा में अगस्त 2022 में, याद रखना, अगस्त 2022 में 37.3% बेरोजगारी रही है और भारत में 8.28% रही है, जो एक साल का सबसे ऊंचा स्तर है भाई। हरियाणा सबसे टॉप में है बेरोजगारी में और इसके बाद में जम्मू कश्मीर है 32.8% और तीसरे स्थान पर राजस्थान है 31.4%। लेकिन हरियाणा की तो बात ही कुछ और है, 37.30% अगस्त 2022 में और देश की 8.28% अगस्त 2022 की। और इससे अगला प्रश्न है, अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले देश के पहले ऑफिसर कौन बने हैं, तो ये मुकेश यादव बने वही। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित अल्ट्रा मैराथन में 90 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन को मुकेश यादव ने 9 से 10 घंटों के बीच पूरा कर रॉबर्ट मत्सली मेडल हासिल किया है। और ये जो रॉबर्ट मत्सली मेडल है वह रजत व कांस्य पदक के बीच का मेडल है वही, रॉबर्ट मत्सली मेडल, याद रखना। और मुकेश अल्ट्रा मैराथन में पदक जीतने वाले देश के पहले ऑफिसर बने हैं मुकेश यादव। कहाँ से, महेंद्रगढ़ से, मुकेश महेंद्रगढ़ से है। मुकेश यादव महेंद्रगढ़ जिले के गाँव बेरी के निवासी हैं वही। और इससे अगला प्रश्न है, 48वीं एक बेरी गांव इसमें भी है, झज्जर में है। झज्जर के बेरी गांव को सबको पता है, लेकिन ये कि ये छोटा गांव है, वो कस्बा है झज्जर का और अब ये छोटा एक गांव है बेरी, महेंद्रगढ़ में भी, याद रखना। और 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी जब कबड्डी बालिका चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है, तो ये हरियाणा ने जीती है। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने बिहार की टीम को पराजित करके लगातार चौथी बार खिताब अपने नाम किया है और हरियाणा की बालिकाओं ने 48 से 34 से बिहारी को पराजित किया है और हिमाचल प्रदेश और साई की टीम ने कांस्य पदक जीता है, तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश और साई की टीम ने कांस्य पदक जीता है। और 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है, जो हरियाणा ने। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों को किस वर्ष तक ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है, तो 2025 तक हरियाणा की सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट योजना से जोड़ा जाएगा भाई। तो ब्रॉडबैंड से कब तक जोड़ा जाएगा, हरियाणा की सारी पंचायतों को 2025 तक जोड़ा जाएगा। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा में हर साल कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है, तो 3500। बिजली की कमी दूर करने के लिए अरेडा ने वर्ष 2023 से 2030 तक की योजना तैयार की है और इसके तहत हर साल प्रदेश में 3500 मेगावाट सौर ऊर्जा के प्लांट
लगाए जाएंगे। और सरकार की ओर से वर्ष 2016 में सोलर पावर पॉलिसी बनाई गई है, वो याद रखना, 2016 में सोलर पावर पॉलिसी बनाई गई है और 3500 मेगावाट और सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए गए हैं। 2023 से 2030 तक की यह योजना है अरेडा ने बिजली की कमी को दूर करने के लिए। 3500 मेगावाट, हरियाणा में हर साल कितने मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना है? 3500। और इससे अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में वायरलेस बिजली के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई? तो हिसार में, हरियाणा के हिसार में शुरू की गई है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने लघु सचिवालय में आयोजित उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम में कहा है कि वायरलेस बिजली पायलट परियोजना के तहत हिसार में जल्द ही कार्यारंभ होगा। इसके तहत शहर में वायरलेस बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होगी। तो वायरलेस बिजली की पायलट ये कहाँ पर शुरू हुई है? हिसार में वायरलेस बिजली मिलेगी अब हिसार को। और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने लघु सचिवालय में आयोजित उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम में कहा है इस बारे में कि हिसार में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था वायरलेस तरीके से होगी हुई। और अब हमने 2021 और 2022 में सितंबर माह की करंट अफेयर बना ली है। और अब इसके बाद हम जो बजट है वो पढ़ेंगे और मंत्रिमंडल और जो भी यूथ गेम हुए थे वो और भी अवार्ड मिले थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मंत्रिमंडल है 10 मिनट का, इसके बारे में जो मनोहर लाल हैं उनके पास कौन से विभाग हैं ये आपको हमने करवा भी दिए हैं और एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं सिर्फ एक बार। मनोहर लाल के पास वित्त मंत्री हैं, ये टाउन एवं कंट्री प्लानिंग है, जन स्वास्थ्य है, सिंचाई है, सूचना प्रसारण है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, जनसंपर्क है, योजना है, न्याय प्रयास है, प्रशासन है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन है, ये आर्किटेक्चर है और सामान्य प्रशासन है, और CIDB इनके पास है, और पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, और राजभवन मामले हैं, और इसके अलावा जो भी किसी के पास नहीं है वो इनके पास है। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास कौन से हैं? इनके पास राजस्व एवं आपदा है, आबकारी और कराधान है, उद्योग एवं वाणिज्य है, PWD खाद्य एवं आपूर्ति है, नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं, और पुनर्वास एवं चकबंदी भी इनके पास है। और इससे अगले कैबिनेट मंत्री उनके बारे में अनिल विज के पास क्या है? गृह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान भी इनके पास, और आयुष है, विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा इनके पास, याद रखना तकनीकी शिक्षा इनके पास है। और शिक्षा विभाग किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास है। कंवरपाल गुर्जर के पास शिक्षा विभाग, वन विभाग, पर्यटन, संसदीय मामले, सत्कार एवं कला एवं संस्कृति मामले हैं। और मूलचंद शर्मा के पास कौन से विभाग हैं? इनके पास है परिवहन है, खनन एवं भूविज्ञान है, कौशल विकास है एवं औद्योगिक प्रशिक्षण और चुनाव है। और इससे अगला रणजीत सिंह के पास है बिजली है, नवीन और जेल विभाग है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा है इनके पास। जयप्रकाश दलाल के पास कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन और कानून और विधायी चीजें इनके पास। और डॉक्टर बनवारी लाल के पास है सहकारी और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। कमल गुप्ता के पास नगर निकाय और हाउसिंग फॉर ऑल है। और देवेंद्र बबली के पास विकास एवं पंचायत और पुरातत्व एवं संग्रहालय है। देवेंद्र बबली के पास विकास एवं पंचायत और पुरातत्व एवं संग्रहालय देवेंद्र बबली के पास है। पुरातत्व संग्रहालय एवं विकास एवं पंचायत, याद रखना देवेंद्र बबली के पास है। और इससे अगला है ओम प्रकाश यादव के पास है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण। और कमलेश ढांडा के पास महिला एवं बाल विकास और अभिलेखागार है, क्योंकि एकमात्र महिला है तो इनके पास महिलाओं वाला विभाग होगा। और अभिलेखागार भी इनके पास है। अनूप धाना के पास श्रम रोजगार है, और संदीप सिंह खेल मंत्री हैं, और युवा मामले और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी इनके पास है संदीप सिंह के पास। और इसी अगला बजट के बारे में, हरियाणा बजट वित्तीय वर्ष 2022-23, इसके बारे में कुछ प्रश्न है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं खट्टर, उन्होंने 8 मार्च 2022 को अपने दूसरे कार्यकाल का कब किया पेश? याद रखना, तारीख याद रखना, 8 मार्च 2022 को पेश किया है। 8 मार्च 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया है वो इन्होंने वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो याद रखना बजट कितने रुपए का पेश हुआ है? 1,77,255.99 करोड़ रुपए का। 1,77,255 करोड़ 99 करोड़ इतने रुपए का है। और यह पिछले वर्ष से 15.6% अधिक है।
कितने परसेंट अधिक है? 15.6% अधिक है पिछले वर्ष से। और इस पर जनता पर कोई कर नहीं लगाया गया है। पहली बार लोकसभा की तर्ज पर यह बजट पेश किया गया है। यानी बजट के विभिन्न विषयों पर अध्ययन के लिए विधानसभा की 8 कमेटी गठित की गई थी और यह बजट को लेकर अपने सुझाव इन्होंने दिए और फिर चर्चा के बाद बजट पेश हुआ है। और हरियाणा के हर व्यक्ति पर अब 78,000 रुपये ऋण है। कोई पूछ ले कि आप पर कितना ऋण है, बेशक आप पर ऋण न हो खुद के परिवार या घर का, लेकिन आप पर हरियाणा राज्य की तरफ से 78,000 रुपये ऋण है। और देश की तो बात ही कुछ हो रही है। ये तो सिर्फ राज्य का ऋण है जो हरियाणा के हर व्यक्ति पर 78,000 रुपये है। तो इतना हरियाणा ऋण में फंसा हुआ है। और इससे अगला प्रश्न, इसके और जानकारी इसके बारे में, जो रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इलेक्ट्रिक बस की पायलट योजना सहित संगठित नगर परिवहन सेवाओं शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है इस बजट में। और बजट में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए 21 नई साइबर थाने खोलने का फैसला लिया गया है। भाई 21 नए साइबर थाने खोले जाएंगे 2023 में। और इसके बारे में, और पुलिसकर्मियों के लिए 2000 नए रिहायशी आवास बनाए जाएंगे और 1000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती भी की जाएगी। और ग्रामीण खंड और नगर निकायों के लिए बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए मिशन अभ्युदय खंड और मिशन अभ्युदय नगर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। क्या नाम है? मिशन अभ्युदय खंड और मिशन अभ्युदय नगर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। और इससे अगला प्रश्न है, और इसके बारे में और जानकारी है, शहरी क्षेत्र में दिव्य नगर योजना शुरू की जाएगी। शहरी क्षेत्र में होगी कौन सी योजना? दिव्य नगर योजना। कि दिव्य ज्योति की तरह इन्हें जलाया जाएगा, तो दिव्य नगर योजना है वही शहरी क्षेत्र में। और इस वर्ष हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 2000 नई बसें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है भाई। और सभी बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकट प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। और लोगों को पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए मैक्सी कैब की शुरुआत भी की जाएगी। याद रखना, पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए मैक्सी कैब की शुरुआत होगी भाई। और रोहतक, पानीपत, यमुनानगर और हिसार में चार्जिंग ये फिर से आ गया भाई। इस पर के साथ इलेक्ट्रिक बस की पायलट प्रोसेस संगठन ये परिवहन सेवा शुरू किए जाने का लक्ष्य है। और फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना तैयार की गई भाई। फ्लाइंग प्रशिक्षण हेतु। और इससे अगली जानकारी है, करनाल व भिवानी हवाई पट्टी की लंबाई 3000 फुट से 5000 फुट करने का लक्ष्य है। करनाल और भिवानी की जाएगी 3000 से 5000 फुट। और जो महेंद्रगढ़ में बासुदा हवाई पट्टी है उसकी 5000 फुट की गई है। और इससे अगला जानकारी, 200 नए पायलट प्रशिक्षण लाइसेंस जारी किए जाएंगे भाई। कि 200 जगह पर और पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाए तो 200 नए पायलट प्रशिक्षण लाइसेंस जारी होंगे। 200 नए लाइसेंस जारी होंगे पायलट प्रशिक्षण से संबंधित। और 10 सिंगल इंजन व एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट की खरीद का इरादा भी है भाई। 10 तो सिंगल हैं इंजन और एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट की खरीद का इरादा है। और प्रदेश में 300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण व 6000 किलोमीटर सड़कों के जो सुधारीकरण का लक्ष्य भी रखा गया है कि प्रदेश में 300 किलोमीटर की तो नई सड़कों का निर्माण किया जाए और 6000 किलोमीटर की जो पुरानी सड़कों उनका वही सुधार किया जाए। लोक निर्माण विभाग के बजट का 50% सड़कों के जो इस पर रख रखाव पर खर्च होगा वही। और प्रदेश में 22 रेलवे और ब्रिज व वाहन अंडरपास बनाने का लक्ष्य रखा गया वही। ये 22 रेलवे और ब्रिज बने और वाहन अंडरपास बनाए जाएं तो 22 बनाए जाएंगे और ब्रिज व अंडरपास बनाने का लक्ष्य है। और हरियाणा में जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति बनाई गई है वही। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति बनाई गई है। और अगली जानकारी, हर वृक्ष की गिनती के लिए वृक्ष गणना और जियो टैगिंग की जाएगी वही। भाई हर पेड़ की गिनती की जाए, इसके लिए वृक्षों की गणना की जाएगी और जियो टैगिंग की जाएगी भाई। और कालका से कलेसर तक 150 किलोमीटर लंबी नेचर ट्रेल की स्थापना की जाएगी भाई। कालका से कलेसर तक होगी भाई 150 किलोमीटर लंबी। और इससे अगली जानकारी है, राज्य में सभी पूर्व अर्धसैनिक बलों को पंजीकृत करके पूर्व सैनिकों के साथ के समान जो लाभ देने का निर्णय लिया गया है। सभी जिलों में एकीकृत सैनिक एवं अर्धसैनिक सदन खोलने का निर्णय लिया है वही। और किसानों के लिए घोषणाएं क्या की हैं, कृषि विभाग को 6497 करोड़ रुपए दिए गए। इंपॉर्टेंट पर्सन है, कृषि विभाग को कितने रुपए दिए गए हैं? 6497 करोड़। और गर्मी सीजन के मक्का की खरीद BMSP पर होगी भाई। और नई ग्रामीण सड़क
जो संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए HSAMB को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने तो 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना होगी। भाई किराए पर उनको मशीनें मिल सकेंगी, तो 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना की जाएगी, किराए पर मशीनें मिले। किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रदेश में एफर्ट द्वारा गुड़ इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। वही इकाइयाँ और इकाया गुड़ इकाया स्थापित करने का निर्णय है एफर्ट द्वारा। और फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना होगी। वही कि फसल का समूह विकास कार्यक्रम हो तो 100 पैक हाउस की स्थापना होनी आवश्यक है। और फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत 20,000 एकड़ फसल विविधीकरण का लक्ष्य है कि भाई अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाएं 20,000 एकड़ में कम से कम। और सभी जिलों में दूध और दुग्ध से अन्य उत्पाद की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। भाई दूध अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, और उससे संबंधित कोई भी जानकारी। गिरते भूजल सतह की रोकथाम के लिए 5,000 रिचार्ज बोरवेल के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है कि भाई इस बजट 2022 में कि भाई 5,000 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण जरूर हो, गिरते भूजल को सुधारा जा सके। अंत्योदय परिवार जिनके पास पशुओं को रखने के लिए भूमि नहीं है तो वह ग्राम पंचायत की भूमि पर 7 शेड की सुविधा उन्हें मिलेगी। वही और इससे अगली जानकारी है एक मुश्त निपटान योजना के तहत और जिनके पास पशुओं को रखने की जगह नहीं, उन्हें साझा शेड की सुविधा मिलेगी। और इससे अगली जानकारी है जो एक मुश्त निपटान योजना के तहत 30 नवंबर जो 2022 तक फसली ऋण या उसे लघु मध्यम अवधि के ऋणों की मूल राशि को भुगतान करने पर किसान को जो दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज की पूरी राशि माफ की जाएगी। भाई 30 नवंबर 2022 तक। और इससे अगली जानकारी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक में 1214 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। और मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। याद रखना, मत्स्य पालकों को भी किसान क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। और भिवानी में इंटीग्रेटेड एक इक्का पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। जो एक्वा पार्क है ना, उसकी स्थापना होगी, याद रखना, भिवानी में। और झज्जर में एक अत्याधुनिक थोक मच्छी बाजार स्थापित होगा। झज्जर में तो मच्छी बाजार स्थापित होगा और भिवानी में एक्वा पार्क की स्थापना होगी। और प्रदेश में 10,000 की जनसंख्या से अधिक वाले गांव में नगर की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और कुरुक्षेत्र में एक मछलियों से जुड़ा एक म्यूजियम बनेगा। कुरुक्षेत्र में मछलियों से जुड़ा म्यूजियम बनेगा, इक्वा पार्क बनेगा भिवानी में, और मच्छी बाजार बनेगा झज्जर में। गुरुग्राम में सार्वजनिक निजी भागीदारी पत्ती पर जलीय पौधों, मछली और जंतुओं का एक आधुनिक एक्वेरियम स्थापित होगा। वही इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति पर होगा गुरुग्राम में। मछलियों, जंतु और आधुनिक एक्वेरियम स्थापित होगा भाई गुरुग्राम में भी, याद रखना। और एक एक्वा पार्क होगा भिवानी में, और एक्वेरियम गुरुग्राम में, और मछलियों से जुड़ा म्यूजियम कुरुक्षेत्र में, और मच्छी बाजार झज्जर में। ये 4 प्रश्न बनते हैं मछलियों से संबंधित खास। और इससे अगला प्रश्न है, ये अगली जानकारी है सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 100 क्लस्टर में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाएगी। और मोटे अनाजों पर अनुसंधान व उत्पादन में सुधारने के लिए प्रशिक्षण हेतु भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर होगी? भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान की स्थापना मोटे अनाजों में जो भी है उत्पादन में सुधार के लिए। और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कपास उत्पादक जिलों जैसे सरसा हुआ, फतेहाबाद, इनमें सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा जहाँ पर कपास ज़्यादा होती है। और पशुपालन व डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए 1 लाख अंत्योदय परिवारों की आर्थिक मदद का लक्ष्य है। वही और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले बछड़ों पर 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और शिक्षा क्षेत्र की कुछ घोषणाएं हैं। जो सरकारी कॉलेजों में सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण व प्रमाण को शामिल करने का लक्ष्य है। और कौशल विकास के लिए गुरु शिक्षा योजना के तहत जो गुरु शिष्य योजना के तहत तो 25,000 और गुरु व ये 75,000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया। अभी
किस योजना के तहत? गुरु शिष्य योजना के तहत। गुरु तो होंगे 25,000 और शिष्य होंगे 75,000। और योजना क्या नाम है? गुरु शिष्य योजना। इसके तहत 25,000 तो गुरु और 75,000 शिष्यों को, कुल मिलाकर 1 लाख व्यक्ति हो गए। इनको प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया, इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 25,000 तो गुरुओं को और 75,000 शिक्षकों को, कुल मिलाकर कितने हो गए? 1 लाख। और किस योजना के तहत? गुरु शिष्य योजना के तहत। और अगली जानकारी है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट बांटे जाएंगे। वही 10वीं और 12वीं में जो पढ़ते हैं, 10वीं से 12वीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। और अगली जानकारी है, सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए जो ट्विनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और ट्विनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा सरकारी और निजी स्कूलों को जोड़ने के लिए। और अगले 3 वर्षों में 362 नए नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। कितने? 362 अगले 3 वर्षों में। और कौशल को बढ़ावा देने के लिए STEM लैब स्थापित की जाएगी। कौन सी लैब? कौशल को बढ़ावा देने के लिए STEM लैब। और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड व पुरस्कार दिया जाएगा। और इस वित्त वर्ष प्रदेश के 100 सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और 9 के नए बहुविषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सभी सरकारी कॉलेजों में 10 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी कॉलेजों में, याद रखना, सभी सरकारी कॉलेजों में जो 10 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे भाई। और बेटियों को सुरक्षित और सुलभ परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना चलाई गई भाई। बेटियों के लिए कौन सी चलाई गई है? साथी योजना। सुरक्षित और सुलभ परिवहन के लिए साथी योजना चलाई गई है बेटियों के लिए। और स्कूल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम के तहत 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी भाई। कितने? 25 लाख छात्रों की स्कूल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम के तहत। और गांव में पुस्तकालय स्थापित करने तथा सभी जिलों में ई-लाइब्रेरी सुविधाएं युक्त जिला स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया भाई। गांव में स्थापित करे जाएंगे और जिलों में ई-लाइब्रेरी सुविधाएं बनाई जाएंगी। और महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं देखो। महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए की नगद राशि वाला सुषमा स्वराज पुरस्कार तथा महिला उद्यमियों के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई हुई। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत जिन महिलाओं की आय 5 लाख रुपए से कम है और वो व्यापार शुरू करना चाहती हैं, तो इसके लिए उनको 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा भाई। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना है, उसके तहत जिन महिलाओं की आय 5 लाख रुपए से कम है और जो व्यापार शुरू करना चाहती हैं भाई, उनके लिए 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो ये योजना याद रखना, सुषमा स्वराज पुरस्कार तथा महिला उद्यमियों के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता। और कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में नए आवास बनाए जाएंगे भाई। कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में। फरीदाबाद और गुरुग्राम और पंचकुला में। और अगली जानकारी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अब दूसरे बच्चे भी ले सकेंगे भाई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना का लाभ। आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए बाल संवर्धन प्रणाली शुरू की गई है। तो बाल संवर्धन प्रणाली के लिए शुरू की गई है आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए बाल संवर्धन प्रणाली। बाल संवर्धन प्रणाली इसका नाम है। और अगली जानकारी है, भिवानी जिले के कुड्डल तथा छपार व सोनीपत जिले के गन्नौर में 3 नए महिला विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो भिवानी जिले के कुंडल तथा छपार व सोनीपत जिले के गन्नौर में 3 नए महिला विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा है। भिवानी जिले के कुंडल तथा छपार व सोनीपत जिले में। और अगली जानकारी है, वर्ष 2022-23 के दौरान 10,000 स्वयं सहायता समूह स्थापित करने का लक्ष्य है। और इसके अलावा जिन महिला परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये है, इससे कम है, इसको केंद्र व राज्य सरकार से सहायता दी जाएगी। और 10,000 स्वयं सहायता समूह स्थापित करने का लक्ष्य है वही। और याद रखना, भिवानी जिले के कुड्डल तथा छपार व सोनीपत जिले के गन्नौर में 3 नए महिला विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। और अगली जानकारी है, इससे राज्य के लगभग 50,000 महिला परिवारों को लाभ होगा और उसकी आय में वृद्धि होगी। और महिलाओं के लिए आरक्षित 33% स्थानों की बजाय महिलाओं के लिए 50% स्थानों पर भागीदारी बढ़ाने की घोषणा की गई। अब महिलाओं को जो ये ग्राम पंचायत हैं और जो भी हैं स्थानीय स्वशासन है, इनमें 50% की हिस्सेदारी मिलेगी।
और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए घोषणाएं। बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए 8,926 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है भाई। स्वास्थ्य के लिए 8,926 करोड़ का ऐलान है। और उपमंडलीय स्वास्थ्य को ऑक्सीजन सुविधा सहित 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा तथा अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के इलाज की 75% राशि का उसका भुगतान 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। पीजीआई रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा शुरू की जाएगी। वही पीजीआई रोहतक में अब किडनी का प्रत्यारोपण शुरू होगा। और कैथल सिरसा यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी। कहाँ पर? कैथल सिरसा यमुनानगर में। और इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। और पलवल चरखी दादरी पंचकुला और फतेहाबाद में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। पलवल चरखी दादरी पंचकुला और फतेहाबाद में भी मेडिकल खोले जाएंगे। वहीं जींद भिवानी महेंद्रगढ़ सिरसा यमुनानगर पलवल चरखी दादरी पंचकुला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय भी है। तो याद रखना, इन जिलों में नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे मेडिकल कॉलेज के साथ साथ। और एलोपैथी और आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। वहीं वार्षिक आय 1,80,000 वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ व 2 वर्ष में एक बार निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच सुविधा की प्रदान की जाएगी। और वार्षिक आय 3 लाख वाले परिवारों के 70% या इससे अधिक दिव्यांगजनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना, वार्षिक आय 3 लाख वाले परिवारों के 70% या इससे अधिक दिव्यांगजनों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। और इससे अगला है, छोटे कस्बों और बड़े गांवों में अस्पताल व नर्सिंग होम खोलने पर 3 वर्ष तक ऋण के ब्याज में 2% की छूट व हर खंड में टीबी जांच के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब की सुविधा दी जाएगी। तो कहाँ पर? छोटे कस्बों और बड़े गांवों में अस्पताल व नर्सिंग होम खोलने पर 3 वर्ष तथा ऋण के ब्याज में 2% छूट हुए हर खंड में टीबी जांच के लिए मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब की सुविधा दी जाएगी। 2% छूट पर दी जाएगी, याद रखना। और गरीबों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल यूनिट्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है। वही श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, हिसार, रोहतक और जींद में औद्योगिक स्वच्छता ये जो प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। और बीमित श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को निजी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और मानसिक दिव्यांगों के लिए अम्बाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना हुई है। तो कहाँ पर हुई है? मानसिक दिव्यांगों के लिए अम्बाला में जो आजीवन देखभाल है उसकी स्थापना की जाएगी। और एड्स पीड़ित को 2,250 रुपये प्रति महीने सहायता देने का लक्ष्य है। और अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार शामिल किए जाएंगे अब। और राज्य के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों में पीजी कोर्स के लिए 40% सीटें सरकारी चिकित्सकों के लिए आरक्षित की जाएगी। सभी जिला नागरिक अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो सभी जिला नागरिक अस्पताल हैं उनमें वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। और नागरिक अस्पतालों में रेस्तरां सुविधा की उपलब्धता की जाएगी, याद रखना। और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 2,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे नए मेडिकल खोलने के लिए। और हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और खेल क्षेत्र के लिए घोषणाएं देखो, खेल के लिए 540 करोड़ का बजट आवंटित किया है। प्रदेश में 1100 नई खेल नर्सरियाँ खोली जाएंगी। इनमें 500 सरकारी क्षेत्र और 600 खेल नर्सरियाँ निजी क्षेत्र की संस्था को आवंटित की जाएंगी। राष्ट्रीय खेल संस्थान की तर्ज पर पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? पंचकुला में। पंचकुला में हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना होगी, याद रखना। और खेल अकादमी योजना में 10 डे बोर्डिंग व 8 आवासीय अकादमियाँ भी खोली जाएंगी। और इससे अगला है, हरियाणा के जो 52 भी खिलाड़ी भीम अवार्ड से सम्मानित, तो उनकी पूरी लिस्ट आप देख लीजिए एक बार। हरियाणा सरकार ने 4 वर्ष के बाद अब 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया है। और इसमें पुरुष 33 और 19 महिलाएं खिलाड़ी शामिल हैं। और 23 जून 2022 को पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और खेल मंत्री संदीप सिंह ने ये अवार्ड दिए थे। और भीम अवार्ड में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, भीम स्टैचू और सर्टिफिकेट आदि दिए जाते हैं। और इसके अलावा भीम अवार्ड विजेता को हर माह 5,000 रुपये की पेंशन भी मिलेगी। ये 23 जून 2022 को दिए गए थे पंचकुला में 52 खिलाड़ियों को, जिसमें 23 तो पुरुष, ये 33 तो पुरुष थे और 19 महिलाएं थी। 33 पुरुष और 19 महिलाएं, कुल 52 खिलाड़ियों को मिला भीम अवार्ड। खास बात यह है कि सम्मान होने वाले खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी निर्मला देवी का नाम भी है, जिन्हें कोर्ट के आदेश में 2014
14-15 का अवार्ड मिला है। तो देखो किन्हें मिला है, वर्ष 2014-15 का निर्मला देवी पैरा एथलेटिक गेम से ही है। वर्ष 2017-18 के लिए किन्हीं किन्हें मिला है, वीरेंद्र सिंह जो कुश्ती से हैं, ईसा खासा स्पेशल ओलंपिक टीटी से हैं, अमित कुमार कुश्ती से हैं, अनीता कुश्ती से हैं, सोनिया बॉक्सिंग से है, दीपक ये लाटर ये वेट लिफ्टिंग से हैं, और प्रदीप एक्यूएसटीएन से हैं, संदीप नरवाल कबड्डी से, करम ज्योति पैरा एथलेटिक्स से, सुनील फोगाट पैरा एथलेटिक्स से। याद रखना इनका गेम किस गेम से कौन सा है, एक बार एक इस लिस्ट को अच्छे से याद कर लेना। और वर्ष 2018-19 में बाकी नहीं मिला है, ललिता जो कुश्ती से हैं, मनोज कुमार बॉक्सिंग से हैं, सोमवीर कुश्ती से हैं, पूनम हॉकी से हैं, सविता पुनिया हॉकी से, विजेंद्र सिंह ड्रैगन बोट से हैं, साक्षी कुमारी कबड्डी से हैं, और रिम्पी एंड बाल से, अमित एथलेटिक पैरा से, रीना रानी एथलेटिक पैरा से, सुब्बे सिंह एथलेटिक स्पेशल ओलंपिक से, दीपक शूटिंग से। 2019-20 का नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स से, अनीस शूटिंग से, मनजीत सिंह एथलेटिक, विनोद कुमार कुश्ती से, रविंद्र ड्रैगन बोट, प्रदीप कबड्डी से, मोनिका हॉकी से, नवजोत कौर हॉकी से हैं, और तरुणा ढिल्लो बैडमिंटन से है, एकता बिहान एथलेट पैरा से हैं, और राहुल एथलेट स्पेशल ओलंपिक से हैं। वर्ष 2020-21 के लिए अमित पंगाड़ ये बॉक्सिंग से हैं, पिंकी कुश्ती से, बजरंग पूनिया कुश्ती से, गरिमा चौधरी जूडो से हैं, दिव्या सतीजा तैराकी से हैं, धर्मवीर एथलेटिक्स पैरा से हैं, और अभिषेक वर्मा शूटिंग से हैं, सोनिया बॉक्सिंग से हैं, रितु ड्रैगन बोट से हैं, सोनाली ताइक्वांडो पैरा से हैं, मनु बाकर शूटिंग से है, रवि कुमार कुश्ती से हैं, धर्मवीर एथलेटिक पैरा से हैं, और सुरेंद्र कुमार हॉकी से हैं, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक से हैं, और मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से हैं, योगेश्वर कथुनिया पैरा एथलेटिक्स से हैं, अरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी से हैं, और सिंह राज अदाना पैरा शूटिंग से हैं वही। और ये अवार्ड पिछले 4 साल से लंबित है। खेल विभाग द्वारा प्रत्येक साल अलग अलग वर्ग में प्रदर्शन के 11 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड दिया जाता है, और इसकी राशि है 5 लाख रुपए। और हरियाणा में खेलों में सबसे बड़ा खेल अवार्ड है ये भीम अवार्ड, जो इन 52 खिलाड़ियों को मिला है। तो आप एक बार इनको नाम एक बार ध्यान दे लेना कौन कौन है, लिस्ट को अच्छे से। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 एक नज़र में आप देखें, हरियाणा ने 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 कांस्य पदक लेकर कुल 137 पदक हासिल करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि महाराष्ट्र ने 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 कांस्य पदक जीतकर 125 पदक के साथ दूसरा स्थान। और हरियाणा ने 137 जीते हैं, जिसमें 52 गोल्ड है। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ये, 52 तो गोल्ड जीते हैं, 39 सिल्वर और 40 कांस्य, 137 पदक जीते हैं हरियाणा यूथ गेम में, और पहले नंबर पर रहा है। महाराष्ट्र दूसरे पर, ये लिस्ट देख लेना। तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा है, ये लिस्ट आप अच्छे से याद करना। 67 मिले हैं कर्नाटक को। हरियाणा 2020 और में 200 और 2019 में 178 पदक जीतकर दूसरे नंबर पर रहा था, क्योंकि तब गोल्ड संख्या कम थी। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का पहला स्वर्ण पदक महाराष्ट्र की 16 वर्षीय काजोल सरगर ने वेट लिफ्टिंग में जीता था। वही पहला पदक खेलो इंडिया किसने जीता था, महाराष्ट्र की है काजोल सरगर, 16 वर्षीय वेट लिफ्टिंग इन्होंने जीता था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में पंचकुला में देवीलाल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में 4 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आगाज किया था। और इन खेलों में 5 स्वदेशी खेलों सहित कुल 25 स्पर्धाओं में 4700 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 2262 लड़कियां शामिल थी। और इसमें हरियाणा के 528 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और 528 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और मेडल कितने मिले हरियाणा को, 137। पहली बार यूथ गेम में 5 पारंपरिक खेल शामिल किए गए, गतका, थांग ता, कलारी पट्टू, मलखम और खो खो। खेलो इंडिया गेम्स में पहली बार हरियाणा ने राज्यव्यापी मसाल रिले का भी आयोजन किया था। ये गेम 5 शहर अलग अलग जैसे पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में आयोजित किए गए थे। हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के लिए पारंपरिक शुभंकर लिए थे। जया का मतलब है काला हिरण, विजय मतलब टाइगर, और धाकड़ का मतलब है बुल को घोषित किया, जिसमें धाकड़ हरियाणा का है। वही हरियाणा का कौन सा है, धाकड़। और वैसे शुभंकर है जया, विजय, धाकड़। जया का मतलब काला हिरण है, विजय का मतलब टाइगर, क्योंकि टाइगर हमेशा विजय होगी, और जया का मतलब काला हिरण है, और धाकड़ का मतलब बुल होता है, आपको पता ही है। इसमें धाकड़ हरियाणा का है। और इससे अगली जानकारी है, हरियाणा सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि दोगुनी करने की घोषणा की है।
अब गोल्ड मेडल विजेता 1 लाख रुपए मिलेंगे, सिल्वर मेडल विजेता को 60,000 रुपये और ब्रॉन्ज को 40,000 रुपये मिलेंगे। वहीं प्रतिभागियों को प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वर्ष 2017 में खेलो इंडिया को भारत सरकार ने जमीनी स्तर पर बच्चों के साथ जुड़कर भारत में खेल की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया था और नई दिल्ली में आयोजित 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम के साथ इस पहल की शुरुआत हुई थी। 2018 में इसकी पहले की शुरुआत हुई थी और लेकिन इसे पहल को बड़ी सफलता तब मिली जब भारतीय ओलंपिक संघ उस साल के अंत में इस पहल से जुड़ गया और खेलो इंडिया यूथ गेम का नाम बदलकर 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। जो खेलो इंडिया स्कूल गेम है उसका नाम बदलकर 2019 में क्या किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में किया गया था और साल 2019 का संस्करण पुणे में हुआ था। वही खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का प्रदर्शन, हरियाणा प्रदर्शन ये है कि हरियाणा ने कुश्ती में जीते सबसे ज़्यादा मेडल, 38 मेडल जीते थे, जिसमें 16 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 12 कांस्य हैं। एथलेटिक्स में हरियाणा ने 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीते हैं। जूडो में हरियाणा ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 4 कांस्य पदक जीते हैं। साइकिलिंग में 2 गोल्ड, 6 कांस्य पदक जीते हैं। स्विमिंग में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 कांस्य पदक। स्विमिंग में 4 तो गोल्ड जीते हैं स्विमिंग में और 2 सिल्वर और 2 कांस्य जीते हैं। शूटिंग में 3 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते हैं और वेट लिफ्टिंग में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता है और शूटिंग में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक। योगासन में 1 गोल्ड और 5 कांस्य पदक खिलाड़ियों ने जीते हैं। थांग ता में 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक हरियाणा खिलाड़ियों ने जीते हैं। गतका में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर जीते हैं। हैंडबॉल में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर। हॉकी में 1 गोल्ड जीता है हरियाणा ने। आर्चरी में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर हरियाणा खिलाड़ियों ने जीता है। बैडमिंटन में 1 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीता है। फुटबॉल में 1 कांस्य पदक और जिम्नास्टिक में 1 कांस्य पदक हरियाणा खिलाड़ियों ने जीता है। कबड्डी में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर जीता है। टेबल टेनिस में 1 सिल्वर जीता है। टेनिस में 1 कांस्य पदक जीता है। वॉलीबॉल में 2 सिल्वर मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं और बॉक्सिंग में 10 गोल्ड और 3 सिल्वर और 2 कांस्य पदक हरियाणा ने जीते हैं। तो बॉक्सिंग में कितने जीते हैं, बॉक्सिंग में 10 तो गोल्ड हैं और 3 सिल्वर और सबसे ज़्यादा हरियाणा किस में जीते हैं मेडल, कुश्ती में 38। कहाँ पर गए, हाँ 38 जीते हैं, जिसमें 16 गोल्ड हैं और 10 सिल्वर और 12 कांस्य हैं। तो ये हमने जो वीडियो बनाई है और इसके अलावा जो भी महीने की करंट अफेयर रह गई है वो आपको हमारे इस चैनल आश्रम 2.0 पर मिल जाएगी। प्ले लिस्ट है हमारी हरियाणा करंट अफेयर की, उसमें आपको बाकी बची हुई वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें बचे हुए मई, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने की करंट अफेयर हमने उन वीडियो में करवाई हुई है। जो बचे हुए 5 महीने उनकी और बाकी की हमने इसके ऊपर PDF में करवा दी है। तो आप एक बार उनको ज़रूर देख लेना, आपकी करंट अफेयर बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और लगभग हरियाणा का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कहेंगे अगर करंट अफेयर आएगी तो या तो इस PDF के अंदर से आ जाएगी, अन्यथा इससे बाहर नहीं जाएगी। तो आप एक बार इसको देख लेना और हमारी जो प्ले लिस्ट में 13 या 14 वीडियो हैं उनको भी आप एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपकी बचे हुए 5 महीनों की करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। हमने पूरी 5 महीनों की करंट अफेयर उन वीडियो में करवा रखी है। तो एक बार आप हरियाणा जो करंट अफेयर की PDF ये जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें आप देख लेना, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।